ये ज़ैद हामिद कौन है और रियासतों को ऐसे किरदारों की ज़रूरत क्यों पेश आती है और किस वक्त पेश आती है? आज हम इस नैरेटिव को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे एनआरटीवी में नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ। ये एक से जायद मर्तबा मेरे साथ हो चुका है कि कहीं भी किसी वर्कशॉप में किसी लेक्चर के दौरान और ख़ास तौर के ऊपर जब हम नैरेटिव फॉर्मेशन की और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, तो एक सवाल उभरता है और लोग सवाल करते हैं कि ये ज़ैद हामिद है कौन और रियासत को ऐसे किरदारों की क्यों ज़रूरत होती? बड़ा लॉजिकल सवाल है। और ये लॉजिकल सवाल ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनके ज़हन में ख़ास तौर के ऊपर उभरता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, कोई इसको हाइपर नेशनलिज्म से जो है कनेक्ट करता है कि रियासत शायद एक हाइपर नेशनलिज्म क्रिएट करना चाहती है, तो वो इस तरह के किरदार जो है वो उसके लिए काम आता है। लेकिन ऐसे किरदारों को कोई संजीदा नहीं लेता और रियासत को भी पता है कि ऐसे किरदारों को संजीदा नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इनकी एक अफादियत बहरहाल रियासत के लिए ज़रूर होती है। और एक बात ये भी है, ये कोई ज़ैद हामिद का फिनोमिनन कोई यूनिक नहीं है पाकिस्तान की हद तक। बहुत सारी रियासतों में हर वक्त जो है आपको एलेक्स जॉन यूएस के अंदर आपको मिल जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। आपको जो है अर्नाब गोस्वामी टाइप के जो किरदार इंडिया में मिल जाएंगे, जिनको इंडियन जैद हामिद कहा जा सकता है और जैद हामिद को इंडियन जो है नाम गोस्वामी कहा जा सकता है। फिर रशिया के अंदर आजकल आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर डुगिन का जो है वो एक चर्चा है। डुगिन थोड़ा सा डिफरेंट करेक्टर है, उसको कहा जाता है कि पुतिन का जो माइंड है वो एक नई जो सोवियत शनाख्त को क्रिएट करना चाहता है और लिबरलिज्म का सख्त तरीन मुखालिफ है और यूक्रेन की जंग का जो है बहुत बड़ा हामी है। और उसकी बेटी 2022 में जो है वो एक कार बम में जो मॉस्को में मारी भी गई और उसका इल्ज़ाम जो है यूक्रेन के ऊपर लगा। लेकिन बहरहाल उसकी कुछ थोड़ी सी सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन इस तरह का किरदार आपको जो है टर्की में भी और इजिप्ट में भी। लेकिन खास तौर पे ये जो ऐसे कॉमिक टाइप के जो करेक्टर हैं और जो नेशनल नैरेटिव के साथ खिलवाड़ तो नहीं करते, बल्कि खिलवाड़ से भी बढ़ के करते हैं कि उसको इतनी उसके अंदर हवा फूकते हैं कि वो नैरेटिव रियासतों का जो है वो फटने के करीब आ जाता है। और ये फिनोमेनन उस वक्त होता है कि जब किसी मुल्क के ऊपर जो है कोई क्राइसिस हो, इंटरनल क्राइसिस हो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वीक हो रहे हों और सोसाइटी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हो। अब ये देखिए अमेरिका में इस वक्त पूरा एक फिनोमेनन है, अमेरिका की सोसाइटी तो ओवरऑल जो है मुसलसल एक ट्रांजिशन से गुजर रही होती है। और रशिया जो है इस वक्त कई सालों से जो है वो कई तरह की जंगें लड़ रहा है, खुद साख्ता जंगें लड़ रहा है। इंडिया के अंदर जो है नाब गोस्वामी जैसे करेक्टर उस वक्त पॉपुलर हो जाते हैं जब इंडिया के अंदर क्राइसिस आना शुरू होता है। तो ये एक करेक्टर है और रियासतों को उन दिनों इनकी खास तौर पे ज़रूरत पड़ती है जब वो जो है क्राइसिस के अंदर हो। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि उसमें से जो रियासतें जो हैं वो अपनी इंटरनल जो यूनिटी को जो है वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करती हैं। और उसके बाद जो है जैसे हमने देखा है कि ज़ैद हामिद साहब जैसे जो करेक्टर हैं, ज़ैद हामिद खुद जो है वो इतनी ज़्यादा जो रेटरिक फैलाते हैं कि पाकिस्तान को शायद बहुत बड़ा ख़तरा है और इंडिया की तरफ से ख़तरा है, मगरिब की तरफ से ख़तरा है। और वो सारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो थोड़ी सी क्रिटिकल वॉइसेस हैं, उनको जो है वो कहते हैं जी कि इंटरनल दुश्मन है और ये दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, इसके लिए एक टर्म भी इस्तेमाल होती है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि उसको कहते हैं कि रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट। ये एक सोशो पॉलिटिकल फिनोमिनन है जो क्राइसिस के अंदर
होता है और लोग जो है वो रियासत के नैरेटिव के करीब के साथ जो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और ये किरदार जो है इस इफेक्ट को क्रिएट करते हैं बुनियादी तौर के ऊपर। और रियासत के लिए आसान होता है इसमें ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं उनको रियासत ओन भी नहीं करती और ये अनऑफिशियल वॉइसेस होती हैं रियासत की, सेमी ऑफिशियल वॉइसेस होती हैं। और गवर्नमेंट जो है, रियासतें जो है, जब चाहें इनसे जो है कहें कि हमारा तो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे जोकर्स के साथ, तो किसी वक्त भी उनको डिनाई भी कर सकती हैं, स्नब भी कर सकती हैं। और ये एक इसको कहते हैं कंट्रोल मैडनेस का एक फिनोमिनन है जिसका इजहार होता है। और इस तरह के जो करेक्टर है वो एब्जॉर्ब करते हैं और चैनलाइज करते हैं एंग्जाइटीज लोगों की और कॉन्स्पिरेसीज को जो है वो खास तौर के ऊपर जो है उसको कंज्यूम करने के अंदर, इंटरनलाइज करने के अंदर जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर ये भी है कि ये मार्जिनलाइज करते हैं जो रीजन डिसेंट है किसी भी सोसाइटी के अंदर। खास तौर पे आप देखते होंगे कि ज़ैद हामिद कभी तो जब दावा करते हैं पाकिस्तान चांद पे पहुंच जाएगा और उसके साथ साथ ये भी कह देते हैं कि ये जो महारंग बलोच है, मंजूर पश्तीन है और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन है और ये सबको एक ही उसमें लपेट के कहते हैं कि ये हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये उसको अंडरमाइन करने के लिए रियासतें करती हैं और चूंकि ये लाउड होते हैं और इमोशनली चार्ज रेटरिक जो है उसको फ्रेम कर रहे होते हैं, तो उसमें ये समझते हैं कि, और बाज़ दफ़ा रियासत भी समझती है कि ऐसी आवाज़ें जो है ना, पावरफुल आवाज़ें, वो समझती है ये आवाज़ें बलडोज़र, ये बलडोज़र जो है कमज़ोर आवाज़ों को, हक की आवाज़ों को, सिविल सोसाइटी की आवाज़ों को, जमहूरियत की आवाज़ों को ये जाके खा जाएंगी, बलडोज कर देंगे, उनका मलिया मेट कर देंगे। तो ये भी जो है एक इनका पर्पस होता है। फिर ये कि बड़ा एक जो थ्योरी है नैरेटिव डिकंस्ट्रक्शंस की, उसमें ये है कि ये इंफॉर्मेशनल और आइडियोलॉजिकल बैटल्स को जो है एक्सपोर्ट करने के काम आते हैं, खासतौर के ऊपर डिजिटल स्फीयर्स के अंदर, मीडिया के अंदर। और ये नॉन स्टेट एम्पलीफायर्स होते हैं जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जो है उसके ज़रिए अपना काम करते हैं। तो एलेक्स जॉन जैसे करैक्टर हैं, डुजेन जैसे करैक्टर हैं, फिर सिद्धार्थ पैकर टर्की के अंदर है, फिर अहमद मूसा इजिप्ट के अंदर है। इन सबको आप देख लें कि ये किस किस्म के एक ही इनके क्रेडेंशियल मिलते हैं स्वाय डुजेन के, मैंने आपको उसको पहले भी बताया। और ये कि ये पैट्रियोटिज्म के अराउंड जो है वो अपना पूरा नैरेटिव का जो है रेटरिक जो है उसको जो बुनते हैं और दावा ये करते हैं कि वो जो शहरियों को जो है यूनाइट कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग नेशनल प्राइड के अंदर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और वो गवर्नमेंट के लीडर्स की जो है खास तौर के पर जैसे रशिया के अंदर जो है यूजन जो है वो पुतिन को और एलेक्स जो है उधर जो है ट्रम्प को के इमेज को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, और नाब स्वामी जो है मोदी के, और ये भी करते हैं भाजपा बड़े क्रिटिकल गिमिक्स भी खेलते हैं। मतलब अपने ही लीडर को गाली देना शुरू कर देते हैं, एलेक्स जोन ये करता है, नाब खास तौर पे ये करता है। पहले गाली देते हैं मोदी को, ट्रंप को, और उसके बाद उसके एक्शंस को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो मुखालिफ जो है असल में वहां पे जो है वो क्राइसिस है। तो ये नैरेटिव कंट्रोल की भी एक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रीजन बेस्ड रैशनल आर्गुमेंट होता है और नैरेटिव्स होते हैं, जिन जो इंटेलिजेंशिया किसी भी मुल्क की, वहाँ का इंटेलेक्चुअल, वहाँ का अदीब, वहाँ का शायर जो है क्रिएट करता है। पाकिस्तान में तो ये सारे शोबी क्राइसिस में सहाफ़त हो, यहाँ का अदब हो, सारे कंप्रोमाइज्ड हैं और ऐसे लगता है कि वो
कोई अपनी अपनी सतह के ऊपर कोई छोटा ज़ैद हामिद है, कोई बड़ा ज़ैद हामिद है। उसी तरह से जो है इशराफिया की इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत में सारे लगे हुए हैं। अंदाज़ मुख्तलिफ है, गैलरी प्ले करना आता है, अपनी-अपनी गैलरी बनाई है, उसमें वो प्ले करते हैं। चलें, ये तो एक जुमला है, मतरेज़ा दरमियान में आ गया। लेकिन बहरहाल हर सोसाइटी कितनी ही वो वहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्यों ना हो, कितनी ही सख्तियाँ क्यों ना हो, वहाँ आवाज़ें जो हैं, इंटेलेक्ट की आवाज़ें हैं, जो दानिश है, वो रुक तो नहीं सकती। इंसान जो है वो सोचना समझना जो है तर्क तो नहीं कर सकता रियासत के प्रेशर में, मेजॉरिटी के प्रेशर के अंदर, मीडिया के प्रेशर के अंदर। तो जो लोग सोचते हैं रैशनल वॉइसेस हैं, ये असल में ये जो भोंपू हैं ज़ैद हामिद तरह के, ये रियासतें चाहती हैं कि उनकी आवाज़ों को कमज़ोर करें, क्योंकि आप उनको आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट के ज़रिए जो है आप काउंटर जब नहीं कर सकते, तो फिर आप फप्ती कसते हैं, फिर आप जुगत मार के जो है वो कोशिश करते हैं कि दूसरे को अंडरमाइन किया जाए, उसके आर्गुमेंट को, उसकी किसी जो खराबी के ऊपर, उसके जिस्मानी खराबी के ऊपर फप्ती कसते हैं, या उसके किसी पुराने एक कहानी को उठा के लाते हैं, उसके नैरेटिव को, उसके किसी और चीज़ को। तो ये प्रोसेस करती हैं रियासतें। और लेकिन हमने ये कहा कि ये रियासतें उस वक्त करती हैं और उस वक्त ऐसे लोगों के लिए और ऐसे जो करैक्टर्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करती हैं, खोलती हैं, जब वो क्राइसिस। अच्छा, क्राइसिस भी कई तरह के, एक तो हमने जिक्र कर दिया, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जी कि क्राइसिस है, डेमोक्रेसी नहीं है, वीक है, जंग हो गई है, बड़ा खतरा महसूस हो रहा है, आपकी मईशत जो है बैठी हुई है, तो उसके अंदर जो है आपको एक हौसले वाला, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करने वाला और अपने कहने वाला कि नहीं जी ये तो हमारा क्या कसूर है, हम तो बहुत अच्छे हैं, बाहर से सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो अंदर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं इनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, और मलबा डालने के लिए सब कुछ हो रहा होता है। फिर एक जो है रियासत के अपना भी एक लेवल है दानिश का, जब वो गिर जाए तो फिर वो आर्गुमेंट के बजाय आर्गुमेंट नहीं करती, क्रिटिकल वॉइसेस के साथ, डेसेंट के साथ, और वो लोगों के साथ, अपने दानिश्वर के साथ, उससे कोई रहनुमाई भी नहीं लेती, उससे मुकालमा भी नहीं करती, उससे डरती है, और उस डर के अंदर वो ज़ैद हामिद को प्रमोट करती है, उसको उनके ऊपर छोड़ती है। और ऐसे फिर जो लोग हैं वो दंदनाते फिरते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और रियासत समझती है, फिर हंसती है, और रियासत के लोग हंसते हैं, ताकतवर लोग हंसते हैं कि देखो उन्होंने कैसा उनका जो है उनको चित किया अपने जो है नैरेटिव के जरिए। ये याद रखिए कि कौमें जो हैं सोच समझ से, नॉलेज इकोनॉमी से आगे चलती हैं। अगर नारों से कौमें आगे बढ़नी होती तो पाकिस्तान और जो थर्ड वर्ल्ड के और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक जो हैं इस वक्त वाकई जो है मरीख पे जाने की तैयारी कर रहे होते, और एलन एलन मस्क के मुकाबले में इस वक्त मरीख के ऊपर जाने के लिए एक दौड़ के अंदर शामिल होते। तो हम तो उस दौड़ के अंदर फिलहाल नहीं हैं, तो इसलिए हमें गुजारा करना पड़ेगा ऐसे ही भोंपुओं के ऊपर। और लेकिन इनको ऐसे भोंपू जो है कान के करीब जो है, उनके उनके भोंपू के करीब कान जरूर ना लेके जाएं, ये भी हो सकता है कि आपके कान का पर्दा फट जाए।